आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 15 को आज पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे, यानी हम जिन जिन चीज़ों के मुतालिक पढ़ेंगे और जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, टू असर्शंस हाउ इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस चैप्टर में हमने सब और क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमने मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं, इनहेरिटेंस से मुतालिक जो मेंडल्स ने लॉ पेश किए थे वो इसके मुतालिक हमने पढ़ना है, और इसके अलावा जीन्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और क्रोमोसोम्स किस तरह से जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ जो है वो बताई जा रही है। For thousands of years, humans have used the techniques of genetics in the improvement of domestic animals and crops without having any real knowledge of the mechanisms which underlie these practices. वो आपको ये बता रहे हैं कि जो हज़ारों साल पहले जब वो ज़माना था, उस दौर में जो ह्यूमंस थे, इंसान जो थे, वो जेनेटिक्स की टेक्निक्स को बग़ैर जाने इस्तेमाल करते थे, और उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स या जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर हमने इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो हमने फर्मेंटर्स वाले यूनिट में पढ़ा, उसमें भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के मुतालिक पढ़ा कि कैसे जो है वो जीन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं जेनेटिक्स की, ये हज़ारों साल पहले लोगों के पास इन टेक्निक्स का इल्म नहीं था। वो इन टेक्निक्स के बगैर ही जो है वो ये जानने की कोशिश करते थे कि कैसे डोमेस्टिक एनिमल्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आई जा सकती है, क्रॉप्स में कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आई जा सकती है, और वो क्या मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए से हम इनको अच्छा या अच्छी इनकी जो है वो ईल्ड हासिल कर सकते हैं। Which underlie these practices, the first scientific advance in the study of inheritance was made by George John Mendel. He demonstrated that characteristics do not blend but pass from parents to offspring as discrete units. साइंटिफिक एडवांस यानी जो साइंस में जो तरक्की की गई, उसकी स्टडी किसके ज़िम्मे में आती है? उसकी स्टडी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज जॉन मेंडल है। उन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर स्टडी की, यानी जो विरासत होती है उसके ऊपर स्टडी की, और ये बताया कि जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खसूसियात मौजूद होती हैं किसी भी जो है वो इंडिविजुअल के अंदर, वो ब्लेंड नहीं होती हैं, यानी वो मिक्स नहीं होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग अपनी खसूसियात रखते हैं, और यही करैक्टरिस्टिक्स पास हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज डिस्क्रीट यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाते हैं। द करैक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ स्किन, हेयर एंड आई, नंबर ऑफ फिंगर्स, लीफ शेप, कलर्स ऑफ फ्लावर्स। तो वो क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या खसूसियात हैं? किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, जैसे कि स्किन का कलर है, हेयर्स हैं या हेयर्स का कलर है, आइज़ का कलर है, कितनी फिंगर्स जो है वो उसमें मौजूद हैं उस इंडिविजुअल में। अगर प्लांट की बात की जाए तो लीफ की शेप क्या है, कलर कौन सा है, फ्लावर्स कौन से कलर के मौजूद हैं इस प्लांट में। तो ये सब क्या हैं? ये एक किसी इंडिविजुअल के करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये पास्ट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, आर कॉल्ड ट्रेड्स। यानी ये वाले जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये अपने पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाते हैं, और इन्हें जो है वो ट्रेड्स कहा जाता है। अगर हम वैसे तो हम आम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेड्स कहा जाता है। तो अब जहाँ कहीं भी ट्रेड्स का वर्ड यूज़ होगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने की सलाहियत रखते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और यहाँ वो आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन भी बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है, ट्रेड्स का मुंतकिल होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है।
जिसको हम उर्दू में विरासत भी कह सकते हैं। फिर जीन के बारे में आपको बता रहे हैं कि जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है हेरिडिटी का एक बुनियादी यूनिट है। जेनेटिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स जीन्स, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स वर्ड्स है ये भी जीन्स वर्ड से ही जो है वो निकाला गया है। और साइंस हेरिडिटी की जो साइंस है यानी जो विरासत की साइंस है, उस साइंस को यानी जो जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ मुंतकिल होने वाली साइंस है, उस साइंस को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये सारा इंट्रोडक्शन हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आएंगे, आपको समझ में आएगी इन सब चीज़ों की कि ट्रेड्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं या फिर हेरिडिटी किसे कहते हैं, तो तभी आप अगले टॉपिक्स को भी आसानी से समझ सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। In a non-dividing cells, hereditary material is found in the form of thin fibers called chromatin. जब एक नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, तो अब यहाँ आप लोगों को, उन बच्चों को जिन्होंने मेरे पिछले सारे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, उन्हें यहाँ पर ये समझ आ जाएगी कि नॉन डिवाइडिंग सेल क्या होता है। यानी अभी उस सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ऐसे नॉन डिवाइडिंग सेल में जो हेरिडिटी मटीरियल होता है वो क्या होता है, वो थिन फाइबर्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेल साइकिल वाले यूनिट में। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ क्वाइल्स ऑफ डीएनए बाउंड टू बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। अगर हम क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देखें तो एक तो वो यहाँ आपको ये बात बता रहे हैं कि ये थिन होते हैं, फाइबर्स धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, ज़्यादातर ये जो क्रोमेटिन है ये क्वाइल्स की शक्ल में होते हैं, यानी थिन फाइबर्स होते हैं, क्वाइल्स की फॉर्म में होते हैं ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो क्वाइल हुआ हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटीन रैप हुई भी होती है, लिपटी हुई होती है, जिससे हिस्टोन कहा जाता है। यानी हिस्टोन जो है वो क्या है, एक प्रोटीन है जो कि डीएनए के इर्द गिर्द रैप हुई हुई है, लिपटी हुई है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहा जा रहा है। 2 turns of DNA around each octet of histones from bead-like structure called nucleosomes। अगर ये डीएनए जो है वो 2 दफ़ा टर्न हुआ हुआ है और एक ऑक्टेट यानी हिस्टोन्स, ऑक्टेट ऑफ हिस्टोन्स के गिर्द फ्रॉम बीड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो एक बीड की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी मोतियों की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। यहाँ आप यहाँ नीचे डायग्राम में जो है वो इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये वो हिस्टोन्स हैं जो कि इसके इर्द गिर्द ऑक्टेट की शक्ल में लिपटे हुए हैं। यानी एक जो डीएनए है उसके इर्द गिर्द ये जो है वो ऑक्टेट की शक्ल में लिपटे हुए हैं हिस्टोन्स, और ये डीएनए हेलिक्स है। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है धागे की तरह का थिन फाइबर, ये जो है वो डीएनए हेलिक्स है। इस डबल डीएनए हेलिक्स के गिर्द 8 हिस्टोन्स जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रैप हुए हुए हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। इसको अगर हम देखें तो ये वाली जो है वो इसकी डायग्राम होती है नॉर्मल जो देखी जाती है, लेकिन फिर उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वाज़ेह हो जाता है। A small segment of DNA between two consecutive nucleosomes is called linker DNA। अब लिंकर डीएनए क्या है, न्यूक्लियोसोम आपको क्लियर हो गया क्या है, हिस्टोन्स डीएनए के इर्द गिर्द रैप हुए हुए हैं, उसे जो है वो न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। एक ऐसा छोटा सा सेगमेंट डीएनए का बिटवीन 2 कंसेक्टिव न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में जो कंसेक्टिव न्यूक्लियोसोम्स हैं, एक के बाद एक जो न्यूक्लियोसोम आ रहा है उसके दरमियान में जो छोटा सा जो एक सेगमेंट है उसे लिंकर डीएनए कहा जाता है। लाइक है आप देखें यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम की पिक्चर बनाई हुई है डायग्राम, और ये जो है वो ऑक्टेट की शक्ल में न्यूक्लियोसोम इस डीएनए के साथ रैप हुए हुए हैं, और ये आपको जो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक लिंकर डीएनए है। अब वो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोसोम और ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे जो है वो क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। कंजक्टिव न्यूक्लियोसोम्स की, कंजक्टिव का मतलब है एक के बाद दूसरा आ रहा है, ये नहीं है इस न्यूक्लियोसोम के बाद इस वाला न्यूक्लियोसोम, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लिंकर डीएनए है, ऐसा नहीं है।
बल्कि वो क्या बता रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसोम और उसके साथ वाला जो दूसरा न्यूक्लियोसोम है, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसे जो है वो क्या कहते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो एक सेगमेंट है उसे कहा जाता है लिंकर डीएनए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब जब सेल डिवीजन का प्रोसेस आता है तो उस टाइम पर ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि न्यूक्लियोसोम की शक्ल में मौजूद है, ये कंडेंस हो जाता है, एक बाकायदा शेप इख्तियार कर लेता है और उस शेप को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स जिसे कहा जाता है। Each species has a characteristic number of chromosomes and in its cells। अब यहाँ पर आप लोगों को 2-3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई। हिस्टोन क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है और लिंकर डीएनए किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद आपको बताया कि जब कंडेंस हो जाते हैं ये क्रोमोसोम्स तो वो एक ये जो है वो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन जो है, जब वो ये क्रोमैटिन जो है जब कंडेंस हो जाता है तो ये एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ आपको अब क्रोमोसोम से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज देंगे वो आपको कि ईच स्पीशीज हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कोई भी एक स्पीशीज जो है उसके पास ख़ास क्वांटिटी, ख़ास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं उसके सेल के अंदर, यानी स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं है कि एक जो है वो बिल्ली है तो उसके अंदर 14 क्रोमोसोम्स हैं तो दूसरी जो बिल्ली होगी उसके अंदर 18 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जो एक स्पीशीज़ है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स एक्सिस्ट इन पेयर्स, और क्रोमोसोम्स किस शक्ल में पाए जाते हैं, पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़ों की हालत में पाए जाते हैं। 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम को भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मुतालिक जो है वो पढ़ा था। ये हमने सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने सेल डिवीजन वाला जो यूनिट 4 था उसमें अच्छी तरह से पढ़ा था जब हमने 9th क्लास को जो है वो स्टडी किया था। तो 9th क्लास में ये जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस है इसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो हमने क्लियर की थी। अगर 10th के किसी बच्चे को ये टर्मिनोलॉजीज़ भूल गई हैं या उन्हें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, 9th में नहीं दिया गया है उन्हें, तो आप लोग मेरे 9th क्लास के यूनिट नंबर 4 के जो है वो लेक्चर्स सुन सकते हैं, जाके देख सकते हैं। उसमें जो है वो आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज़ को ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ये है कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका जो एक पेयर है, जो जोड़ा है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब एक जैसे क्रोमोसोम से क्या मुराद है, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। एक जैसे क्रोमोसोम से मुराद ये है कि अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर हेयर्स का जीन है मौजूद है, तो जो इसके साथ वाला क्रोमोसोम्स है और उसके ऊपर भी इसी पोजीशन के ऊपर हेयर का जीन मौजूद है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स यानी जो जीन की पोजीशन है वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम होगी और सेम करेक्टरिस्टिक्स के जीन दोनों क्रोमोसोम्स पर मौजूद होंगे। उन दोनों क्रोमोसोम्स को आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स कहा जाता है या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सेल्स ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कंटेन 2 ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, वन होमोलॉगी फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स एंड वन होमोलॉगी फ्रॉम मेल पेरेंट्स। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जिनमें जो है वो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो मुकम्मल मौजूद होती है, उनमें जो है वो हर क्रोमोसोम का एक टाइप जो है वो आ जाता है। और एक होमोलॉगी जो है वो फीमेल पेरेंट से आता है और दूसरा होमोलॉगी जो है वो मेल पेरेंट से आता है। तो ईच ह्यूमन सेल्स हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 होमोलोगस पेयर। लिहाजा अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो हर ह्यूमन के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और अगर हम उन पेयर्स की बात करें तो उसमें 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। Although chromosomes are made up of DNA and histones protein, hereditary material is DNA. Each chromosome carries a number of genes on it. अभी हमने जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ा क्रोमोसोम्स का कि वो किन से मिलकर बनता है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। लेकिन इसके अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल है यानी जो ट्रांसफ़र होने वाला मटेरियल है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, वो डीएनए है। और ईच क्रोमोसोम्स कैरीज अ नंबर ऑफ जीन, और हर क्रोमोसोम के पास कुछ ख़ास क्वांटिटी में जीन्स की तादाद मौजूद होती है।
Genes is a small segment of DNA in a chromosomes where hereditary information is stored. जीन क्या है? जीन के बारे में आपको यहाँ नॉलेज दे रहे हैं वो कि जीन एक डीएनए का ऐसा स्मॉल छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी जो मुंतकिल होने वाली इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हुई भी होती है. जीन्स आर यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच यूजुअली अकर इन पेयर्स. बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो जीन्स हैं किसी भी यूनिट में यानी किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं. द पार्टनर्स ऑफ द जीन्स पेयर आर कॉल्ड अलील्स. और एक जीन पेयर का जो दूसरा पार्टनर है यानी एक जीन का जो दूसरा जीन है उसको जो है वो अलील कहा जाता है. द स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड लोकस. और जो ख़ास पोजीशन है क्रोमोसोम्स की जीन की क्रोमोसोम के ऊपर उस पोजीशन को जो है वो लोकस कहा जाता है. ये बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं. ये आप लोगों के क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और अमूमन बच्चों को ये वाला जो यूनिट है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है 10 क्लास के बच्चों को, क्योंकि उनके लिए ये टॉपिक्स जो है वो न्यू होते हैं. तो आप लोगों को यहाँ मैं बहुत आराम से जो है वो टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ कि जीन्स क्या है, अलील क्या है, लोकस क्या है. अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप एक पेज के ऊपर ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो है वो उनको लिख लीजिएगा. या अगर नहीं लिखना है तो आप लोग अपने बुक के लास्ट पे देखिएगा, बुक के लास्ट में ये डेफिनेशंस दी हुई हैं. तो अगर आप इन डेफिनेशन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको इनकी जो है वो टर्मिनोलॉजीज याद भी हो जाएंगी और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक जैसी जो है वो टर्म्स हैं और एक जैसी इनकी डेफिनेशन है, करीब करीब जो है वो इनका लिंक होता है. तो ये मिक्स हो जाती हैं कि जीन क्या है, अलील्स क्या है, लोकस क्या है. ये भी न्यू आप लोगों के लिए टॉपिक होता है तो ये आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अच्छा, जीन जो है वो एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है. फिर अलील की बात करें अगर तो हम, तो अलील जो है वो जो पेयर होता है एक जीन का उसे जो है वो अलील कहा जाता है. इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आइज़ जो हैं उनमें एक क्रोमोसोम के ऊपर जो आइज़ का जीन मौजूद है वो ब्लैक कलर आई का है, और जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके साथ जो उसका क्रोमोसोम मौजूद है आइडेंटिकल, उसके ऊपर भी उसी पोजीशन के ऊपर यानी उसी लोकस के ऊपर आई का जीन, आई कलर का ही जीन मौजूद है. लेकिन जो पहला क्रोमोसोम था उसके ऊपर जो आई कलर का जीन था वो ब्लैक आई कलर था, और जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम का सेम लोकस है उसके ऊपर ये आई कलर का जो जीन है वो ब्राउन कलर का मौजूद है. तो इसको हम कहते हैं ये अलील्स हैं जीन्स के, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं वो तो सेम है, आई कलर ही है लेकिन उनका कलर चेंज है. और चूंकि वो एक ही पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, लोकस उसे कहा जाता है, तो हम उसे जो है वो अलील कहेंगे कि ये एक जीन का अलील है. द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन, और जो जीन की स्पेसिफिक पोजीशन है कि इस पोजीशन के ऊपर आई कलर का जीन मौजूद होगा या इस पोजीशन के ऊपर जो है वो हेयर कलर का जीन मौजूद होगा, तो इस स्पेसिफिक पोजीशन को, क्रोमोसोम की जो ये स्पेसिफिक पोजीशन है उसे लोकस कहा जाता है. अलील्स शेयर द सेम लोकस एज क्रोमोसोम्स अकर इन होमोलोगस पेयर. वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि जो अलील हैं वो एक ही लोकस को शेयर करते हैं जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं. टू अलील्स ऑफ अ गिवन जीन ऑक्यूपाई कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई. जो दो अलील्स होते हैं वो उनके दिए गए पोजीशन, उनकी जो स्पेसिफिक फिक्स पोजीशन होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं. A gene can have more than 2 alleles called multiple alleles. कभी कभार ऐसा होता है कि जीन्स के एक से ज़्यादा अलील्स मौजूद होते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको आई कलर की एग्जांपल दी, तो ह्यूमन बींग्स के अगर हम देखें तो उसमें एक या दो आई कलर्स तो नहीं होते हैं, बहुत सारी किस्म की वैरायटी ऑफ आई कलर्स मौजूद होते हैं. किसी की आँखों का रंग ग्रे होता है, किसी की आँखों का रंग ब्राउन होता है, किसी का जो है वो डार्क ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रीन भी होता है. तो इस तरह से जो जीन्स हैं वो दो ना हुए तो क्या हो गए, वो मल्टीपल्स अलील हो गए. तो वो यहाँ ये बता रहे हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनके दो अलील्स होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल अलील्स मौजूद होते हैं. तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप. अब ये एक और छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है यानी एक ख़ास पर्टिकुलर ट्रेट्स उसके अंदर जो मौजूद हैं उन्हें जो है वो उसका जीनोटाइप कहा जाता है. जीनोटाइप का मतलब है कि हमें पता होगा कि इस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन से जीन्स जो है वो मौजूद हैं, उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप आइडेंटिफाई अलील्स रिलेटेड टू अ सिंगल ट्रेट्स. और जीनोटाइप्स क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको बताते हैं
कि जो रिलेटेड अलील्स हैं सिंगल ट्रेड्स के वो क्या हैं। इट मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद है तो उसके ऊपर उसके एक लोकस के ऊपर जो है वो जीन का जो आई कलर का जो जीन मौजूद है वो ब्लैक है, और दूसरा जो उसका होमोलोगी क्रोमोसोम है जो उससे रिलेटेड उसका साथ सामने जो उसका क्रोमोसोम है उसके ऊपर आई कलर का ही जीन उस लोकस पे मौजूद है लेकिन वो ब्राउन है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजोगस। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पे सेम पोजीशन सेम लोकस के ऊपर ब्लैक कलर का ही जीन मौजूद है तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की टर्मिनोलॉजीज हैं। टू कंट्रोल अ गिवन ट्रेट ऑलवेज टू कॉपीज ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट, वन ऑन ईच होमोलॉगी। अगर हम इसके दिए गए ट्रेट्स जो है उनको हम देखें तो उनकी दो कॉपीज लाजमी जो है वो मौजूद होती हैं प्रेजेंट ऑन वन ईच होमोलॉगी, हर एक होमोलॉगी के ऊपर एक जो जीन मौजूद होता है उसकी कॉपी जो है वो उसकी दूसरी होमोलॉगी पर मौजूद होती है। इफ टू कॉपीज ऑफ सेम अलील आर प्रेजेंट इट इज होमोजाइगस कंडीशन। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी है एग्जाम्पल देके कि अगर जो है वो दो कॉपीज मौजूद हैं सेम अलील के ऊपर तो उसे जो है वो होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो डिफरेंट अलील्स जो है वो मौजूद होते हैं ट्रेड्स के, जो कि ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अभी आपको यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी दी जाएगी, उससे भी आप लोगों को शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ई अलील डिटरमाइंस फ्री ईयर लोब। ईयर लोब अगर आप लोग अपने कान को देखें तो उसका जो लोब होता है छोटा सा वो बाज़ लोगों का जो है वो स्किन के साथ अटैच होता है और बाज़ लोगों का फेस की स्किन के साथ अटैच होता है और बाज़ लोगों का अलग होता है। तो ये दो दो अलील हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी दो ट्रेड्स हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें एक जो है वो फ्री ईयर लोब है और जो दूसरा है वो अटैच्ड ईयर लोब है। अब फ्री ईयर लोब जो है वाइल द रेसेसिव काउंटर पार्ट स्मॉल ई, जो डोमिनेंट है यानी जो जाहिर होता है वो कैपिटल ई है। कैपिटल ई से मुराद वो जो कि फ्री ईयर लोब रखते हैं, और स्मॉल ई से मुराद रिस्पॉन्सिबल हैं अटैच्ड ईयर लोब के। तो थ्री जीनोटाइप्स आर रिस्पॉन्सिबल, कैपिटल ई स्मॉल ई आर होमोजाइगस जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप को देखें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो दो क्रोमोसोम हैं अगर उन दोनों के ऊपर सेम ट्रेट्स जो है वो मौजूद हैं सेम लोकस के ऊपर कैपिटल ई यानी दोनों के ऊपर जो है वो अटैच्ड फ्री ईयर लोब मौजूद है तो उसे हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। When in heterozygous condition, allele which suppress the effects of other is called dominant allele। और अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो कि यहाँ पर जो है वो एक कैपिटल ई मौजूद है यानी एक ऐसा जीन मौजूद है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ईयर लोब है उसको डिफाइन करता है कि इसमें जो है वो ईयर लोब फ्री ईयर लोब होगा, और उसका जो साथ वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके ऊपर स्मॉल ई वाला जीन मौजूद है यानी उसके ऊपर अटैच्ड ईयर लोब वाला जीन मौजूद है। लेकिन जो चीज़ हमें जाहिर नज़र आ रही होगी उस ह्यूमन बीइंग के ऊपर, हम उसका जीनोटाइप तो नहीं देख रहे हैं, हम उसका ब्लड का सैंपल लेके उसके सारे क्रोमोसोम्स को तो नहीं देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमें अपीयरेंटली क्या नज़र आ रहा है, हमें अपीयरेंटली हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि इस ह्यूमन बीइंग के जो ईयर्स हैं उनका जो लोब है वो फ्री है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये डोमिनेंट अलील होता है। The allele which fails to express in heterozygous condition is called recessive। और heterozygous condition के अंदर यानी एक पर कैपिटल ई है दूसरे पर स्मॉल ई है उसमें एक जीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है, हमें देखने में नज़र आ रहा होता है, और दूसरा जीन जो है वो छुपा हुआ होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, हालांकि उसके होमोलॉगी क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा जीन मौजूद होता है। तो जो नज़र नहीं आ रहा है उसको हम रेसेसिव कहते हैं। In this example, free earlobe allele capital E dominance and both capital E and capital E small e determine free earlobe। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कैपिटल ई यानी जो फ्री ईयरलोब वाला जीन है वो डोमिनेंट है क्योंकि वो नज़र आता है, और अगर किसी ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम पर कैपिटल ई और स्मॉल ई भी मौजूद हैं तब भी उस ह्यूमन बीइंग के जो ईयरलोब होंगे वो फ्री ही नज़र आ रहे होंगे हमें। तो ये दोनों जो जीनोटाइप्स हैं ये क्या हैं, ये जो है वो
डोमिनेंट अलील जाहिर करेंगे। Genotype for attached earlobes small e the appearance of a trait is an individual is called phenotype। तो phenotype हम किसे कहते हैं कि phenotype में अगर किसी भी अब कोई भी appearance जो है वो trait की किसी इंडिविजुअल की हमें जो जाहिर हो रही है, जो नज़र आ रही है, वो जो है वो उसका phenotype है। फ्री ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स आर phenotypes। और जो ईयरलोब्स फ्री हैं वो क्या हैं, वो phenotypes हैं। जीनोटाइप में हम जो है वो उसके जीन्स को देखते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल है ई है तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी कैपिटल ई मौजूद है, या अगर एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर कैपिटल ई मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ई मौजूद है, तो वो जो है वो क्या है, वो उसके जीनोटाइप्स हैं, यानी उसका जो है वो जीन्स के करेक्टर्स बता रहे हैं कि एक एक क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन से टाइप्स के जीन मौजूद हैं। फिनोटाइप्स वो है जो कि हमें अपीयरेंटली देखने में नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है वो फ्री ईयरलोब वाला है या अटैच्ड ईयरलोब्स वाला है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका फिनोटाइप है। ये जो हमारा टॉपिक था यूनिट 15 का इनहेरिटेंस, इसमें हमने आज जो है ना वो सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे कि जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस किसको कहते हैं, हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं, डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, तो आप लोगों को आगे जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो भी समझ नहीं आ सकेंगे और ये आप लोगों के लिए हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये टॉपिक्स आप लोगों को आगे अगर किसी बच्चे ने बायो रखनी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये टॉपिक्स जो है वो बार बार रिपीट होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहीं पर अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बार बार आप इस लेक्चर को सुने, देखें जीनोटाइप हेट्रोजाइगस क्या है। बुक के एंड पर आप लोगों को अलग से डेफिनेशन, यहाँ तो आप लोगों को पैराग्राफ की शक्ल में दी होती है ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बुक के एंड पर आप लोगों को अलग से डेफिनेशन समझाई गई हैं, आप उन डेफिनेशंस को पढ़ें तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें भी मैं आप लोगों को समझाती रहूँगी कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है और इन्हें इनके कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को इस वाले लेक्चर को सुनना बहुत ज़रूरी है, तो ये लेक्चर जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझें, सुनें और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम प्रोटीन सिंथेसिस का जो रोल है, जीन का जो रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।